हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। बच्चों, आपके सामने ये वर्ड जो है फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहा होगा कि एलोट्रोपी क्या होती है या एलोट्रोप्स क्या होता है, ये कौन सा टॉपिक है। अब बात करें हम कार्बन के डिफरेंट फॉर्म जो आपने सुने हैं, दैट मीन्स डायमंड, ग्रेफाइट, कोल, चारकोल, लैम्प ब्लैक या काजल, इस टाइप के जो वर्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं आपने डेली लाइफ में ज़रूर सुने हैं। ये सारे वर्ड्स हैं कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स हैं एक तरह से, और ये ही कार्बन के डिफरेंट टाइप के एलोट्रोप्स भी हैं। तो इन सभी यानी सारे कंपाउंड्स कार्बन से अगर बने हुए हैं तो इनमें डिफरेंट यानी इनकी जो फिजिकल फॉर्म है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि डायमंड है, डायमंड स्पार्कल करता है, बट जो कोल है वो ब्लैक कलर का होता है, बर्निंग के लिए यूज़ किया जाता है। ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट भी लीड पेंसिल बनाने में यूटिलाइज़ किया जाता है या फिर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोड बनाने में यूटिलाइज़ किया जाता है। इसी तरह से जो कोक है वो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इंडस्ट्रीज में यूटिलाइज होता है। तो इन सारे डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, एक तरह से डिफरेंट यूटिलाइजेशन इनका। तो इनमें जो डिफरेंस है वो क्यों है, इसी रीज़न को हम देखेंगे। तो एलोट्रोपी एक्चुअली किसी भी एलिमेंट के अंदर वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण कोई एलिमेंट एनवायरनमेंट में डिफरेंट फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जितने मैंने नाम लिए हैं वो सारे फिजिकल फॉर्म में कार्बन एलिमेंट के, एलिमेंटल फॉर्म बोला है हमने, कंपाउंड फॉर्म नहीं बोला है। एलिमेंट की डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स हैं ये कार्बन एलिमेंट की। तो कोई भी एलिमेंट अगर एनवायरनमेंट में डिफरेंट टाइप की फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है और उन सारी फॉर्म्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, बट उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल रिएक्शंस है, वो आइडेंटिकल होती है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एलोट्रोपी। और ये जो भी फिजिकल फॉर्म जो एग्जिस्ट हो रही है नेचर में, उनको बोलते हैं एलोट्रोप्स। तो एलोट्रोप्स और एलोट्रोपी इज द डिफरेंट फिजिकल फॉर्म ऑफ एनी एलिमेंट। एलोट्रोपी एलोट्रोपी Allotropy is a property by virtue of which an element, कंपाउंड की बात नहीं कर रहे हैं, an element exist in different forms in nature, and these different forms हैज़, आप ये भी बोल सकते हैं कि डिफरेंट फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। तो दैट मीन्स फिजिकल फॉर्म हमने डायरेक्टली अगर कर दिया है, दैट मीन्स उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। तो डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स विच हैज़ डिफरेंट फॉर्म्स हैज़ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज but identical chemical properties। तो इन फॉर्म्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, बट इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो आइडेंटिकल होती है। नाउ तो ये हो गई एलोट्रोपी। और ये जो डिफरेंट फॉर्म है जो एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर रही है, इनको बोलते हैं हम एलोट्रोपिक फॉर्म्स। तो दीज फॉर्म्स या दीज डिफरेंट फॉर्म्स, दीज डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स are known as
एलोट्रोपिक फॉर्म्स। एलोट्रोपिक फॉर्म्स, अब ये एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऐसा नहीं है कि कार्बन में ही होती है, ये किसी भी एलिमेंट में हो सकती है, डिपेंड करता है। लेकिन हम यहाँ पर कार्बन को स्टडी करेंगे, तो लेट्स सी डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल फॉर्म्स और डिफरेंट टाइप ऑफ एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। इसके लिए हम एक शॉर्ट में चार्ट बना लेते हैं। 2 टाइप की इसकी फॉर्म्स होती है, क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन। कार्बन शोज 2 फिजिकल फॉर्म्स या एलोट्रोपिक फॉर्म्स हम कह सकते हैं। फर्स्ट इज क्रिस्टलाइन एंड सेकंड इज अमोर्फस और नॉन क्रिस्टलाइन। नॉन क्रिस्टलाइन और अमोर्फस। एमोर्फस। अब क्रिस्टलाइन होता है कि इसमें परफेक्ट अरेंजमेंट होता है एटम्स और मॉलिक्यूल का, जो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। पैटर्न होता है, किसी भी जो भी हम एग्जांपल ले रहे हैं उसमें हर एटम एक पैटर्न में अरेंज होता है। बट नॉन क्रिस्टलाइन में ऐसा कोई सिस्टमेटिक अरेंजमेंट नहीं होता, दैट इज कॉल्ड अमोर्फस और नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर अभी हम इन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स को, इन डेफिनेशंस को डिटेल में नहीं देखना, बट आपको ध्यान रखना है कि एक पैटर्न अरेंजमेंट होता है। यहाँ शॉर्ट में डाल देती हूँ। फर्स्ट जो हम ले रहे हैं, ये सारी जो है हम डिटेल में हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे कि क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन किस तरह से अरेंजमेंट होता है। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल या स्ट्रक्चर या फिजिकल फॉर्म, कुछ भी कर सकते हैं। स्ट्रक्चर रेगुलर अरेंजमेंट है, और नॉन क्रिस्टलाइन में क्या होगा, या अमोर्फस। एटम्स आर नॉट अरेंज्ड इन ए रेगुलर वे। तो ये हो गया हमारा एमोर्फस। अब देखते हैं हम कार्बन का। तो कार्बन में 2 फॉर्म हमने कर ली है कि क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन। अब क्रिस्टलाइन में कौन कौन से हैं और नॉन क्रिस्टलाइन में कौन कौन से हैं, तो यहां पर हम डाल लेते हैं क्रिस्टलाइन। फर्स्ट क्रिस्टलाइन में 3 इसके पार्ट्स है क्रिस्टलाइन के। डायमंड, सेकंड है ग्रेफाइट एंड थर्ड इज फुलरीन। डायमंड और ग्रेफाइट वेल नोन एलोट्रोप्स हैं, जिनके बारे में सभी जानते हैं वाइडली। बट जो फुलरीन है वो रिसेंटली डिस्कवर्ड, यानी 1985 में डिस्कवर्ड हुआ है। तो यहाँ आप डाल सकते हैं डिस्कवर्ड इन 1985। क्लियर। तो इन तीनों स्ट्रक्चर्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज नॉन क्रिस्टलाइन या अमोर्फस। इसके अंदर बच्चों जो आती हैं डिफरेंट फॉर्म्स आर लैम्प ब्लैक, सेकंड इज चारकोल एंड थर्ड इज कोल। चारकोल के जो अंदर हम इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, यानी चारकोल डिफरेंट टाइप का होता है। वुड चारकोल, सेकंड है शुगर चारकोल एंड थर्ड इज एनिमल चारकोल। दैट मीन्स ये जैसे शुगर है, शुगर की बर्निंग से बनता है। वुड चारकोल है, वुड की बर्निंग से बनता है। डिफरेंट सिचुएशन में किस तरह से बनाया जाता है
वो सिचुएशन अलग होती है। एंड एनिमल चारकोल, एनिमल बोन्स की बर्निंग से ये बनता है। तो डिफरेंट टाइप के चारकोल्स हैं, चारकोल के टाइप्स हैं। तो ये डिफरेंट टाइप की जो है इसकी फिजिकल फॉर्म, एमोर्फस फॉर्म्स हो गई। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे क्रिस्टलाइन फॉर्म्स को हम लेंगे वन बाय वन। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम डायमंड को। डायमंड की स्ट्रक्चर क्या होती है, उसके प्रॉपर्टीज क्या होती है देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट हेडिंग आप डाल लीजिए डायमंड। सबसे पहले तो ये है कि डायमंड वर्ड आता कहाँ से। डायमंड सभी जानते हैं दैट इज द ब्यूटीफुल एलोट्रोप ऑफ कार्बन, यानी ये बहुत सुंदर होता है दिखने में। जबकि हम कोल की बात करें या ग्रेफाइट की बात करें तो ये कार्बन के जो डिफरेंट एलोट्रोप्स है दिखने में इतने सुंदर नहीं होते हैं। तो डायमंड इज ब्यूटीफुल एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ये तो हुआ कि डायमंड क्या है, बाकी की प्रॉपर्टी देखेंगे। अब डायमंड का फॉर्मूला, कि डायमंड का फॉर्मूला क्या होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला, ये इसका सिंबल SYMBOL सिंबल इज C ओनली। अब डायमंड इतना बड़ा होता है, बड़ा छोटा किसी भी इसमें हो सकता है, लेकिन इसका जो सिंबल है C, फिर हम C से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। क्या ये एक सिंगल आइटम से मिलकर बना हुआ होता है, नहीं। डायमंड के अंदर कार्बन के बहुत सारे एटम्स होते हैं। जैसा कि ये एलिमेंटल फॉर्म है तो हम इसको सिंबल से ही रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें इनफाइनाइट हो सकती है, लेकिन हम यहाँ CN से रिप्रेजेंट इसको नहीं करते, ओनली C। तो सिंबल ऑफ कार्बन इज C। अब जो डायमंड है बच्चों वो आता है ग्रीक वर्ड, यानी 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। डायमंड वर्ड comes from 2 Greek words, यानी 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है ये। फर्स्ट इज डायफिन, which means transparent, तो फर्स्ट जो वर्ड है दैट मीन्स डायफिन्स और उसका मीनिंग होता है ट्रांसपेरेंट। सेकंड जो वर्ड है एंड द सेकंड वर्ड इज एडमास, और एडमास का मीनिंग होता है कि कोई भी हार्डेस्ट सब्सटेंस है तो उसके लिए यूटिलाइज किया जाता है। इसका मीनिंग होता है इनविंसिबल, मीन्स invincible, that is used for hard substance। तो इस तरह इसके हार्डनेस और ट्रांसपेरेंसी दोनों के लिए जो वर्ड्स हैं दैट मीन्स डायफिन एंड एडमास, इससे मिलकर हमारा जो डायमंड वर्ड है वो बना हुआ है। तो ये तो हो गया डायमंड वर्ड कहाँ से आता है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चों। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। डायमंड में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसके स्ट्रक्चर की है। तो इसके स्ट्रक्चर को आपको एज ए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस के लिए इसको प्रिपेयर करना है। डायमंड क्योंकि कार्बन से मिलकर बना हुआ है, कार्बन की जो वैलेंसी होती है 4 होती है, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो डायमंड के अंदर कार्बन 4 वैलेंसी यानी अपने 4 बॉन्ड के थ्रू अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है। इसका कोई भी बॉन्ड फ्री नहीं होता, ये चारों बॉन्ड को यूटिलाइज करता है और 4 बॉन्ड को यूटिलाइज करके ये अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है। तो कार्बन इन डायमंड, कार्बन बॉन्डेड to 4 4
other carbon atoms by using its 4 valencies in tetrahedron मैनर। ये इसके स्ट्रक्चर 2 लाइन्स में यहाँ कंप्लीट हो जाती है। कार्बन इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स बाय इट्स 4 वैलेंसीज इन टेट्राहेड्रन मैनर। अब ये टेट्राहेड्रन फॉर्म क्या होता है ये देखते हैं बच्चों। ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर है ये डायमंड की टेट्राहेड्रल फॉर्म है। हम सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ये 1 सेंटर में है, ये भी कार्बन है, दिस इज कार्बन, एंड ये सराउंडिंग में जो 4 एटम्स है ये भी कार्बन है। सारे सिंबल्स ये कार्बन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि कार्बन के अलावा इसमें कुछ भी नहीं होता है। तो ऑल एटम्स आर कार्बन। कार्बन इस तरह से, यानी ये सेंटर वाला कार्बन है, अपने 4 वैलेंसीज को, ये लाइंस आपको सिल्वर या ग्रे कलर की जो लाइंस दिख रही है दैट रिप्रेजेंट टू सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के थ्रू 4 कार्बन अदर कार्बन एटम से ये बॉन्डेड होता है और इस तरह से, यानी 1 प्लेन के ऊपर है, 1 प्लेन के नीचे, एंड 2 ये जो आपको साइड में जो बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं या कार्बन एटम्स नजर आ रहे हैं ये प्लेन के अंदर है। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है इसको हम टेट्राहेड्रल फॉर्म बोलते हैं। तो इस तरह से डायमंड टेट्राहेड्रल फॉर्म में अटैच होता है। तो ये एक कार्बन का टेट्राहेड्रल फॉर्म है। अब हम चलते हैं इसी का बड़ा पिक्चर, क्योंकि ये डायमंड के पूरे एक नेटवर्क स्ट्रक्चर का एक स्मॉल पोर्शन है। तो इसी को हम अगर एनलार्ज करें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको डायमंड का दिखाई देगा। यानी एक पोर्शन हमने यहाँ पर, ये वाला पोर्शन हमने 1 2 3 4 इस वाले पोर्शन को हम ले तो ये एक फॉर्म हो गई। सेंटर कार्बन है, सराउंडिंग में 4 कार्बन एटम से अटैच है। अब क्योंकि ये तो एक कार्बन की बात है, जो रिमेनिंग कार्बन यानी हर कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो 1 बाय 1 एक नेटवर्क या चेन के थ्रू हर कार्बन 4 अदर कार्बन से अटैच होता हुआ ये चेन बनाता हुआ चलेगा और इसकी साइज बिगर होती जाएगी। तो ये डायमंड का इस तरह से नेटवर्क आपको दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर होता है। ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना हुआ है कोवलेंट बॉन्ड का, इसलिए डायमंड क्या होता है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 4 कोवलेंट बॉन्ड अराउंडिंग 1 कार्बन एटम। अब यहाँ बात करें हम बॉन्ड लेंथ की, तो आपको ये इसमें आ जाइए, ये कार्बन से कार्बन के बीच की जो बॉन्ड की लेंथ है जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, सिंगल बॉन्ड है तो इसकी लेंथ होती है 0.154 नैनोमीटर। ये यहाँ भी लिखा हुआ है 0.154 नैनोमीटर, ये इसकी बॉन्ड लेंथ है। बॉन्ड लेंथ 0.154 नैनोमीटर। नाउ बॉन्ड एंगल, यहाँ पर 2 कार्बन एटम्स के बीच में जो एंगल है उसको बोला जाता है बॉन्ड एंगल। इन बॉन्ड्स के बीच के एंगल को बॉन्ड एंगल बोलते हैं और बॉन्ड एंगल की वैल्यू होती है 109.5। ये है 109.5 डिग्री, ये बॉन्ड एंगल है। ठीक है, तो ये हो गई प्रॉपर्टीज। अब आप बात करें हम हाइब्रिडाइजेशन वैसे हम 10th क्लास में बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं करते, बट फिर भी हम एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कार्बन, डायमंड के अंदर जो कार्बन है वो कौन से हाइब्रिडाइजेशन में होता है। तो यू कैन राइट हियर बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री, बॉन्ड लेंथ 0.154 नैनोमीटर। इसकी जो यूनिट है वो चेंज की जा सकती है, नैनोमीटर, पिकोमीटर या मीटर, उसी के अकॉर्डिंग इसमें जो डेसिमल की प्लेस वैल्यू वो चेंज हो जाएगी। नाउ बॉन्ड एंगल हो गया, बॉन्ड लेंथ हो गया। हाइब्रिडाइजेशन sp3, ये S एंड P 9th क्लास में आपने अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टडी किया है SPDF की फॉर्म में यानी सबशेल्स की फॉर्म में, तो ये S सबशेल है और ये P सबशेल है।
और 3 जो है P के 3 नंबर्स यानी P के 3 सब शेल्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, और S का 1 ही होता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भैया अभी आपके लिए इतना ही इन्फॉर्मेशन काफ़ी है कि आपको हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, तो ये हो गए डायमंड के स्ट्रक्चर। तो अब इसको आप थोड़ा सा, हमने 2 लाइन्स तो यहाँ पर लिख ली है, कार्बन एटम बॉन्डेड टू 4 कार्बन एटम्स इन टेट्राहेड्रल मैनर। तो इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। ड्यू टू दिस ऑल वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर satisfied and due to this type of bonding, carbon is hardest natural substance and due to absence of फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ हमने चारों वैलेंसी सेटिस्फाई कर दिए, चारों वैलेंसी कार्बन अदर कार्बन एटम्स के बॉन्ड बनाने के लिए यूटिलाइज करता है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। और हम जानते हैं कि कंडक्टिविटी के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री आयंस का होना नेसेसरी है। तो कार्बन के पास यहाँ पर भी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है डायमंड के अंदर, तो डायमंड बैड कंडक्टर होता है। ड्यू टू दिस हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस एंड एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इट इज बैड कंडक्टर। क्लियर? तो अब यहां पर हम डायमंड को देखें तो डायमंड के अंदर से क्वेश्चन क्या आता है, ये ब्यूटीफुल जो एलोट्रोप है कार्बन का सबसे ब्यूटीफुल है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, इसमें कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाई होती है, टेट्राहेड्रल मैनर में ये अरेंज होता है। देयर आफ्टर अगर ज़्यादा हम डिटेल में जाए या हम हायर क्वेश्चंस की हम बात करें तो इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109, यहाँ पर ये डेसिमल लगा हुआ है 0.5 डिग्री सेल्सियस, बॉन्ड लेंथ है 0. यहाँ भी ये डेसिमल लगाना है 154 नैनोमीटर। हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये डिफरेंट टाइप की जो है ना इसकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड, प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड। देखो प्रॉपर्टीज जैसे बैड कंडक्टर हो गया, ये ब्यूटीफुल है यानी लाइट का स्पार्कल करता है, तो 2 प्रॉपर्टी तो हमने देख ली है, बाकी की जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज है फर्स्ट आप डाल लीजिए, इट इज colorless and transparent। प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड, जैसे कि हमने बोला है कि एक ब्यूटीफुल होता है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है, तो 2 प्रॉपर्टी तो ये हो गई इसकी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इट इज कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट भी हमने देख लिया है। अब कलर की बात करें तो डायमंड कलरलेस होता है, डायमंड के अंदर कोई कलर नहीं होता है। लेकिन कई बार दिमाग में क्वेश्चन आता है कि डायमंड तो डिफरेंट कलर्स के होते हैं, तो बच्चों इटसेल्फ डायमंड कलरलेस होता है। जो डिफरेंट कलर्स होते हैं वो किसी न किसी इम्प्योरिटी के कारण होते हैं। तो डायमंड इज ट्रांसपेरेंट एंड कलरलेस। नेक्स्ट इसी में ऐड कर लीजिए, इट इज हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस एंड बैड कंडक्टर। सेकंड, अब इसके लस्टर की हम बात करें तो जैसे मेटल नॉन मेटल में हमने स्टडी किया था कि मेटल्स फ्रेशली कट सरफेस इज लस्ट्रस। लस्टर का मीनिंग होता है वहां पर कि जो सनलाइट है वो रेज सरफेस के ऊपर गिरती है
और रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है। तो यानी जो इलेक्ट्रॉन्स के वाइब्रेशन के कारण यानी लोअर सबशेल से हायर शेल्स में जाना और वापस से रिटर्न होके आना और लाइट को बाहर निकालना, जिसके कारण कि वो लस्टर होते हैं। तो ऐसी जो प्रॉपर्टी है वो डायमंड के अंदर नहीं होती है। डायमंड है स्पार्कल करता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डायमंड suitably cut and polished diamond sparkle brightly because it reflects most of light। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है RI इज 2.45 के समथिंग होता है ये। थर्ड इज डेंसिटी। अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी ऑफ डायमंड इज 3.25 के अबाउट होती है इसकी ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। देर आफ्टर कंडक्टिविटी हमने कर लिया। अब हम बात करें रिएक्टिविटी की, तो डायमंड नॉन रिएक्टिव होता है। किसी भी एसिड बेस एल्कलाई या किसी भी केमिकल रिएजेंट का इसके ऊपर इफेक्ट नहीं होता है। तो नेक्स्ट केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल reactivity, it is not affected by acid base or alkali and other chemical reagents, but it react with fluorine at 750 डिग्री सेल्सियस। C+F2 क्योंकि डायमंड का सिंबल होता है C, ये होगा 750 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, बनेगा कार्बन टेट्रा फ्लोराइड CF4। दिस इज डायमंड, दिस इज फ्लोरीन एंड दिस इज कार्बन टेट्रा फ्लोराइड। तो एक रिएक्शन हम इसकी कर सकते हैं, बाकी नॉन रिएक्टिव होता है, कोई इसकी रिएक्शन नहीं होती। तो दीज आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड। नाउ नेक्स्ट इज द यूजेस ऑफ डायमंड। अब डायमंड कहाँ कहाँ यूज हम डायमंड को कर सकते हैं, तो डायमंड के डिफरेंट यूजेस हैं। फर्स्ट है यूज इन ज्वेलरी, जो कि वेल नोन है। क्यों है? क्योंकि ये लाइट को रिफ्लेक्ट भी करता है, रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है, जिससे ये ब्राइटली स्पार्क करता है, इसलिए इसको ज्वेलरी में यूटिलाइज किया जाता है और ये कॉस्टली भी होता है। यूज्ड फॉर द कटिंग ग्लासेस एंड ड्रिलिंग। और यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि एक डायमंड को दूसरा डायमंड कट कर सकता है। a diamond cut only या only diamond cut, यहां लगाइए इसको, only a diamond cut other diamond। क्लियर? इसके अलावा ये की लाइट के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है, इसलिए इसको हाई प्रिसीजन वाले थर्मामीटर्स में यूटिलाइज किया जाता है। देयर आफ्टर डायमंड की एबिलिटी होती है हार्मफुल रेडिएशन को स्टॉप करने की, प्रोटेक्ट करने की उनसे, इसलिए इसको जो स्पेस प्रोब्स होते हैं उसके विंडोज़ में इसको यूटिलाइज किया जाता है। डायमंड डाइस को वायर्स बनाने में यूटिलाइज किया जाता है, वायर्स ड्रॉ किए जाते हैं। इसके अलावा इसके जो सर्जन्स हैं वो नाइफ्स बनाते हैं, जिससे कि जो हाई प्रिसीजन ऑपरेशंस होते हैं वहाँ इसको यूटिलाइज किया जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप के डायमंड्स के जो हैं यूजेस हैं।
नाउ दीज आर अबाउट द डायमंड। डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर हमने देख ली, इसकी किस टाइप की स्ट्रक्चर थी, इसकी यूजेस एंड इसकी प्रॉपर्टीज।